तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ सी टेट की प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन की सीरीज़। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो है सी टेट में सबसे जो 60% 65% जो पार्ट आता है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। बहुत मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वजह से आप जब भी अपना सी टेट से पहले यानी अपना पेपर देने जाओ तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश। मीन्स महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किस डैश को देते हैं और असफलता को डैश। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इसमें महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते क्या है। तो आ जाइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप। दक्षता उन्मुख शिक्षार्थी वह होते हैं जो सीखने और क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न केवल प्रदर्शन परफॉर्मेंस या दूसरों से बेहतर दिखने में। इसका मतलब यह है कि जो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स होते हैं वे हमेशा क्या करते हैं, सीखने में और अपनी एबिलिटी को बढ़ाने में ध्यान देते हैं। ठीक है, वो जो है परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देते, वो जो है दूसरे से बेहतर दिखने पे ध्यान नहीं देते, वो हमेशा सीखने पे ध्यान देते हैं। अब देखिए इनके कुछ पॉइंट्स हैं नीचे, जैसे लक्ष्य। उनका प्राथमिक लक्ष्य सीखने का लक्ष्य होता है। वे ज्ञान प्राप्त करने, कौशल विकसित करने और अपनी योग्यता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, मतलब उनका मेन मोटिव क्या होता है, उनको सिर्फ नॉलेज बढ़ानी है, अपनी एबिलिटीज को डेवलप करना है। ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन में इम्प्रूव करना है। वो हमेशा इन चीज़ों पर ही अपना ध्यान देते हैं। ठीक है, वह मानते हैं कि प्रयास सफलता की कुंजी है। मतलब आप जितनी मेहनत करोगे, जितने एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है, उतनी ही आपको क्या होगा, सफलता मिलेगी। उनके लिए प्रयास और क्षमता आपस में जुड़े हुए हैं। मीन्स वो मानते हैं कि प्रयास और क्षमता आपस में जुड़े हुए होते हैं। मतलब जितना आप प्रयास करोगे और जितनी क्षमता आप लगाओगे, आप उतने ही सक्सेस माने जाओगे। वे मानते हैं कि कड़ी मेहनत से उनकी क्षमता बढ़ सकती है। मीन्स अगर आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, और ये नॉर्मल है भाई, आप मैथ्स करते हो, ठीक है, आप मैथ्स की प्रैक्टिस मत करो तो आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। लेकिन आप अगर वही चीज़ें प्रैक्टिस में लाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपकी वो सारी चीज़ें जो है अपने माइंड में रहेगी, और आप कभी भी मैथ्स के फॉर्मूलाज और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ट्रिक्स है वो कभी नहीं भूलोगे। अब चलिए आते हैं अपने ऑप्शंस पे। तो एबिलिटी एंड गुड लक, टास्क डिफिकल्टी। एबिलिटी एंड एफर्ट, बैड लक। एबिलिटी एंड गुड लक, लो एबिलिटी। एबिलिटी एंड एफर्ट, इनसफिशिएंट एफर्ट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वो अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे, योग्यता और अच्छी किस्मत, योग्यता और कोशिश, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, योग्यता और अच्छी किस्मत, या फिर निम्न योग्यता। निम्न योग्यता तो गलत हो गया। तो योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। अब देखो यहाँ पे जो है ना, कहीं खराब किस्मत, कार्य कठिन, निम्न योग्यता, ये जो पॉइंट्स आते हैं, जैसे कठिनाई, असफलता, खराब किस्मत, ये ऐसी टाइप में ना निगेटिव पॉइंट्स माने जाते हैं। तो जहाँ पे भी आपको, जहाँ पे ऐसा लगे कि कोई निगेटिव सेंटेंस आपके सामने आया है, तो आप उसको हटा दो। अब देखो इन सब में से सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है कि योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। यानी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं, और असफलता को अपर्याप्त कोशिश मानते हैं। जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि इन चारों में से ये बताओ कि समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व कौन सा ऑप्शन कर रहा है। ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शन एंड मल्टी डायमेंशन। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम शक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस लिविंग इन डिफरेंट कल्चर कैन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैप्स द बॉल बिफोर पुटिंग बैट्स इन थ्रेड। मोतियों के धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बच्चे में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू सिट अप बिफोर स्टैंडिंग। तो इन चारों में से क्या सही ऑप्शन होगा, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत कहता क्या है। आइए चलिए देखते हैं। देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल,
ठीक है, ये जो है एक लैटिन वर्ड है जो दो लैटिन वर्ड से बना है। सबसे पहले प्रोक्सिमो, प्रोक्सिमो का मतलब होता है नियर यानी पास। तो अगर हम इसे अपने एक बच्चे के शरीर से तुलना करें तो पास का मतलब होता है सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के वो भाग जो आपकी बॉडी के करीब हो, सेंटर के केंद्र के पास हो। डिस्टल का मतलब होता है फार, यानी वो भाग आपके जो बॉडी है उन बॉडी के पार्ट्स के वो भाग जो आपकी क्या होता है बॉडी से दूर हो। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि ये सिद्धांत बताता है कि विकास, डेवलपमेंट शरीर के केंद्र से शुरू होता है और बाहर के बाहरी अंगों में बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विकास सबसे पहले होगा वो शरीर के जो केंद्र है या फिर शरीर के केंद्र के जो आसपास के भाग है सबसे पहले उसमें होगा, उसके बाद वो शरीर से जो दूर के भाग है उसमें होगा। ठीक है, ये सिद्धांत बताता है कि विकास, डेवलपमेंट शरीर के केंद्र से शुरू होता है और बाहर की ओर बढ़ता है। यही बात जिसमें मैंने आपको बताई है। अब देखो भाई, एक बात बताओ इसमें एक ऑप्शन, इसमें एक आप देख लो, ये है सेकंड क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसमें जो हमें लग रहा है विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी, ये तो कोई मतलब नहीं है इससे सिद्धांत से। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम शक्ल जुड़वा, ये आपका अनुवांशिक और वातावरण से रिलेटेड हो गया। मोतियों के धागे पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा इससे मेल खा रहा है। इसमें इन्होंने कहा है कि मोतियों के धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। अभी हमने पढ़ा है एक सिद्धांत कि सबसे पहले जो शरीर के केंद्र है उसके पास के भाग विकसित हो गए और फिर दूर के भाग विकसित हो गए। तो यहाँ पे मोतियों के धागे आप कैसे पिरोगे भाई? मोतियों के धागे तो मैं मोतियों को उंगलियों से पकड़ूंगा ना, और धागे को उंगलियों से पकड़ूंगा और उसको ऐसे ऐसे पिरोगा। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गया, मेरे शरीर के ये फिंगर जो है वो दूर के भाग है, क्योंकि मेरा केंद्र तो ये है ना मेरे। तो उसने कहा कि मोती धागे पिरोने से पहले बच्चा गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है, अब बच्चा अगर किसी गेंद को पकड़ रहा है तो वो अपने हाथ को ऐसे लेके जाएगा। ठीक है, अब ये हाथ जा रहा है लेकिन जो हाथ का जो मूवमेंट है वो कहाँ से हो रहा है, वो शोल्डर और आपके कंधे से शुरू होता है। भाई मैं अगर किसी बॉल को पकड़ूंगा ना तो मेरा जो पहले मूवमेंट होगा वो इस भाग में होगा, शोल्डर में, क्योंकि जब ये शोल्डर ऊपर उठेगा तभी मेरा हाथ आगे जाएगा। तो शोल्डर और ये उंगली, इनमें से हमारे शरीर के केंद्र के सबसे पास क्या है, हमारा शोल्डर है। तो उसमें उसने ये कहा है कि मोतियों के धागे में पिरोने से पहले बच्चा गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो थर्ड है। देखो ये भी पूछ लेता है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में पहले डेवलपमेंट होगा या फिर फाइन मोटर स्किल्स में। देखो तो ग्रॉस यानी बड़े पार्ट्स और फाइन मतलब छोटे पार्ट, तो सबसे पहले डेवलपमेंट किस में होगा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में होगा, फिर डेवलपमेंट या कहाँ पे होगा, फाइन मोटर स्किल्स में होगा। इसमें थर्ड आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्सी चिल्ड्रन स्पीक्स टू देमसेल्फ। वाइगॉत्सी के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ठीक है, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं। वो अपने से बात करते हैं, पूछ रहे हैं किस चीज़ के लिए अपने से बात करते हैं। विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, टू एड थॉट्स एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, टू आत्म सिद्धिकरण प्रदान करने के लिए, या जब वह उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। अब बिकॉज दे आर इगोसेंट्रिक, इगोसेंट्रिक क्योंकि वे आत्म केंद्रित है। बिकॉज देयर थॉट्स इज इलॉजिकल, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट आंसर है। क्यों है वो भी हम जान लेते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो है वाइगॉत्सी के बारे में जानेंगे कि वाइगॉत्सी थे कौन। देखो वाइगॉत्सी की थ्योरी मुख्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानी जाती है, यानी सोशल कल्चर प्रिंसिपल। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे अपने विकास में समाज और संस्कृति के साथ अंतर्क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। मतलब ये वाइगॉत्सी कहते हैं कि जो एक बच्चा है वो तो वो अपने आसपास की चीजों को देखेगा। ठीक है, अपने मम्मी पापा को देखेगा, अपने टीचर्स को देखेगा, तो उन्हीं तरीके की चीज़ों के साथ वो इंटरेक्शन करेगा, तो उसी तरीके की चीज़ों को वो मतलब सोचेगा। वो जो डेवलपमेंट उसका होगा वो कैसे होगा, जब वो समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्शन करेगा, उसी के साथ वो बच्चा क्या होगा, अपने अंदर विकास करेगा। सभी संज्ञानात्मक कार्य पहले सामाजिक स्तर पर होते हैं और फिर व्यक्तिगत स्तर पर आते हैं। मीन्स इनका कहना है
इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर समाज पे दिया है, तो इसमें भी उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना सोशल लेवल पर होते हैं। ठीक है, मतलब कॉग्निटिव फंक्शन क्या होते हैं, जो आपके माइंड से रिलेटेड होते हैं, जैसे थिंकिंग, चिंतन करना, रीजनिंग करना, ठीक है, कैलकुलेट करना, सोचना, ये सारे कॉग्निटिव फंक्शंस कहलाते हैं जो आपके माइंड से रिलेटिव होते हैं। संज्ञानात्मक कार्य, इस पे सबसे ज़्यादा जोर, जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, इस पे सबसे ज़्यादा जो बड़ी थ्योरी दी गई है वो जिन पियाजे द्वारा दी गई है, वो आपको बाद में मैं बताऊंगा जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन वाइगॉस्की का अगर नाम आया तो आप अपने माइंड में बिठा लेना समाज, सोशल, क्योंकि वो हमेशा सोशल पे उन्होंने सबसे ज़्यादा, समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने दिया है। तो इसमें नीचे पे देखते हैं, बच्चे पहले अपने माता पिता या शिक्षकों से करना सीखते हैं और फिर ये बातचीत उनके निजी विचार बन जाती है। वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे क्या करेगा, वो पहले अपने जो बातचीत करेगा अपने माता पिता, अपने भाई बहन से करेगा, ठीक है, या फिर वो जब स्कूल जाएगा अपने शिक्षकों से करेगा, तो वो जो चीज़ें वहाँ सीखेगा, ठीक है, वही उसके क्या बन जाते हैं, इनर थॉट्स बन जाते हैं, यानी उसके निजी विचार बन जाते हैं। अब देखो, बच्चे जो अपने आप से बात करते हैं वह निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच करते हैं। अब देखो, अभी मैं आपको बताऊं, बच्चे बच्चे अपने आप से बात करता है, अपने आत्मा से ही बात करता है, ठीक है, कि ये मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए गलत है, ये क्या है। अब देखो, जैसे आप किसी बच्चे को कभी गए बाहर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप चीज़ दिलाने चले गए, तो आप अगर उसे कहोगे कि भाई ये लेस का, ये चिप्स का पैकेट ले ले, ठीक है, या फिर आप उन्हें कहोगे कि भाई चॉकलेट क्या चाहिए, तो बच्चा क्या होगा, बच्चा जब आप उन दोनों के उसके सामने ऑप्शन रखोगे ना, तो वो सबसे पहले सोचेगा मेरे लिए क्या बेस्ट है, वो सोच विचार करेगा, जो जो उसने बातें अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से सीखी है, वो उनको क्या करेगा, उनको सोचेगा दोबारा से कि उन सारी चीज एक एक स्पेसिफिक डिसीजन पे आएगा। तो उस डिसीजन के आधार पर ही वो आप उस इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ का वो चुनाव करेगा। तो ये जो वो अपने अंदर सोच रहा है, अपने अंदर बोल रहा है, उसी को वाइगॉस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। और ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, किस लिए करते हैं, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, चैलेंज इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन, सामाजिक संचार में चुनौती किस में स्पष्ट होती है। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, वो कह रहा है कि जैसे हम सामाजिक संचार यानी लोगों से जो है मिलते हैं और हम जो है अच्छी तरीके से उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, संचार नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते, तो ये जो होता है ये किस कारण होता है। सबसे पहले आता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, सेरेब्रल पैल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वालीन क्रम विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगात्मक विकलांगता। तो इन चारों में से हमें जो है ये सिलेक्ट करना है। ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले हमें इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ASD यानी थर्ड ऑप्शन, ये हमारा जो है राइट आंसर है। तो थर्ड ऑप्शन में होता है ASD, भी इसको बोलते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म अगर आपसे पूछे तो उसका मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ही होगा। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट स्थिति है, मीन्स ये जो न्यूरो, जो आपकी नसों से रिलेटेड जो है ये स्थिति होती है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग फेशियल एक्सप्रेशन आई कॉन्टेक्ट्स, मीन्स इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो क्या, उसे कठिनाई होती है किसमें, शारीरिक भाषा का उपयोग करने में या समझने में कठिनाई होती है, आई कॉन्टेक्ट्स बनाने में जो है उसे कठिनाई होती है, फेशियल एक्सप्रेशन उसको बनाने में, अगर मैं जैसे हाव भाव से आपको पढ़ा रहा हूँ तो उस वो जल्दी से उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाएगा, ग्रैप्स नहीं कर पाएगा, तो इन चीज़ों में उसको डिफ़िकल्टी होती है। दूसरों की भावनाओं, दूसरों के एक्सप्रेशन, दूसरों की जो फीलिंग्स होती हैं उनको समझने में उसको कठिनाई होती है। अब देखो ये सारी चीज़ें किस से रिलेटेड है कि भाई फेशियल एक्सप्रेशन या फिर आई कॉन्टैक्ट्स या फिर शारीरिक भाषा, वो किसको दिखाएगा, भाई जो समाज में, जो जिन लोगों से वो बात करेगा, जिन समाज में, तो समाज कैसे बनेगा, जब मैं और आप हम बात कर रहे हैं तो हम एक सोशल हैं। तो इसी से हम जो है समझ जाएंगे कि जो ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है वो
सामाजिक संचार में चुनौतियों का जो है उसमें हमारी डिफ़िकल्टी होती है करने में, यानी चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी जान लेते हैं जो बाकी के 3 ऑप्शन होते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो पहला वाला ऑप्शन है हमारा, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो लगातार बेचैन रहता है, हिलते डुलते रहता है, लंबे समय तक शांत बैठने में उसको कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा बात करता है, ध्यान केंद्रित यानी कंसंट्रेट करने में उसको कठिनाई होती है, निर्देशों का पालन करने में, यानी कोई अगर उसको ऑर्डर देता है तो वो उसको सही से क्या होगा, पालन नहीं कर पाएगा। ये इसकी मुख्य चुनौती होती है। सेकंड ऑप्शन है आपका सेरेब्रल पैल्सी। इसमें क्या होता है, सेरेब्रल पैल्सी की अविकसित होने यानी एबनॉर्मल, ये एक ब्रेन का डिजीज या फिर विकार कह सकते हैं हम, विकार होता है जिसमें क्या होता है कि या ब्रेन का कुछ जो पार्ट होता है वो विकसित नहीं हो पाता है। वो कैसे नहीं हो पाता, या तो उसका जो है मस्तिष्क में चोट लग गई हो, इसलिए भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जो है अविकसित हुआ है, यानी पूरी तरीके से उसका जो दिमाग है वो विकसित नहीं हुआ है। इसको हम कंडीशन को सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। क्या कारण होते हैं, जैसे दर्द या स्पर्श महसूस करने में कठिनाई, यानी अगर कोई चीज़ आपके लग गई तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। बोलने में कठिनाई, बोलना वो सही तरीके से नहीं बोल पाएगा, बोलने में उसे कठिनाई होगी, तुतलाहट होगा, अटक अटक के बोलेगा। तो ये जो कंडीशन होती है सेरेब्रल पाल्सी की होती है। फोर्थ आपका है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब देखो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है आपका यानी सीखने की अक्षमताएं, यानी जो सीखना है, जो सीखने में उसको क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। अब जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है वो 3 तरीके की होती है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आती है आपकी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, जिन बच्चों को पढ़ने में या फिर रीड करने में कठिनाई आती है उनको आपका डिसलेक्सिया बोलते हैं। वो सिंपल आपको दे देगा क्वेश्चन में कि भाई डिसलेक्सिया क्या होता है और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप जहाँ पे भी आप देखोगे पठन अक्षमता या फिर रीडिंग डिसेबिलिटी वो आप ट्रिक कर देना। सेकंड होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया देखो ग्राफ यहाँ से समझ लो, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ बनता है ना जब हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, यानी जो राइटिंग डिसेबिलिटी होती है, यानी जिसको लिखने में डिफ़िकल्टी होती है वो डिस्ग्राफिया कहलाता है, ठीक है। तीसरा है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया देखो कैलकुलेशन, तो समझ जाओ कि ये जो मैथ से रिलेटेड इशू होते हैं, मैथ से रिलेटेड जो विकार डिसेबिलिटी है वो डिसकैलकुलिया होती है। तो ये तीनों को आपको ध्यान रखना है, डिसलेक्सिया पठन अक्षमता, डिस्ग्राफिया लेखन अक्षमता, डिसकैलकुलिया यानी गणितीय अक्षमता, ठीक है। हमारा जो उसमें थर्ड में जो फोर्थ में ऑप्शन है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की। देखिए वाइगॉत्स्की आ गया है तो अपना माइंड आप सोशल यानी सामाजिक पे ले आइए। थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये कह रहा है कि वाइगॉत्स्की के सीखने के विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम का उदाहरण है, यानी स्कैफोल्डिंग। तो इन क्वेश्चंस में सही आंसर जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्कैफोल्डिंग वाइगॉत्स्की द्वारा किया गया है। इसका उपयोग बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र के भीतर सीखने को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। मींस स्कैफोल्डिंग होता क्या है कि बच्चे को क्या किया जाता है कि बच्चे को कोई आपने कुछ टास्क दिया, ठीक है। सपोज आपने उसको जो है कहा कि भाई कोई फ्रैक्शन सॉल्व करके दिखाओ, तो आप उसमें करेंगे क्या, पहले बच्चा अपनी साइड से कोशिश करेगा कि भाई 1/2 + 1/3 है, उसको वो किया, तो उसमें क्या होगा, अब वो वहाँ पे फंस गया कि अब मैं ये कैसे करूँ। तो बच्चे ने कोशिश करी, उसके बाद टीचर उसको बताएगा कि भाई आप इसका एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम लेगा, फिर वो उसको कैलकुलेट करके ऐड कर लेगा, फिर वो रुक जाएगा, तो फिर वो कहेगा कि अब इसमें क्या करूँ। फिर टीचर आएगा, फिर उसको बताएगा कि ऐसे ऐड करके अपॉन में ऐसे आता है, ये आपका फ्रैक्शन निकल गया।
तो ये जो है, एक साइड जो बच्चा कोशिश कर रहा है और दूसरी साइड जो टीचर उसको हेल्प दे रहा है, तो इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अब जैसे इसमें बताया गया है कि एक बच्चा पहली बार बिना साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बिना सहायता के, ये यहाँ पे बिना सहायता के साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो वो कोशिश तो कर रहा है ना, तो अब होता क्या, जो उसके माता पिता है वो उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। कैसे? बच्चा साइकिल बिना सहायता के साइकिल चलाना सीख रहा है, तो माता पिता क्या करेंगे, पहले उसको हेल्प देंगे, उसकी सीट को पकड़ेंगे, तो वो धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, सीट को पकड़ के उसके साथ साथ दौड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है कि बच्चों को पहले सिखाया जा रहा है बैलेंस बनाना। तो जब वो बैलेंस बना लेगा तो क्या होगा, बच्चे को जब बैलेंस आ जाएगा, अरे हाँ भाई मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ और अब ये सही चल रही है, तो उसके अंदर क्या आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, फिर माता पिता क्या करेगी, जब उन्हें देखेंगे कि भाई ये अब बैलेंस बनाना शुरू कर दिया, तो वो क्या करेगी, उसको सिर्फ धक्का दे देगी, अब उसके साथ दौड़ेगे नहीं। तो फिर तो वो जो कोशिश, ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों में बच्चे ने करी है और जो माँ बाप द्वारा उसको सहायता दी गई है, उन दोनों के अंतर को ही हम क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। ब्रेकिंग अ टास्क डाउन टू स्मॉल स्टेप एंड प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट एज नीडेड, यानी किसी कार्य के छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। वही चीज़ जो भी हमने पढ़ी है कि पहले बच्चे को क्या किया, स्टेप बाय स्टेप क्या किया, उसको हेल्प दी, ठीक है, फिर उसको जो है जहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ी वहाँ पे उसको सपोर्ट दी गई। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद ग्रेड्स, तो ये तो इससे कोई मैटर नहीं है, ग्रेड देना मोटिवेशन के लिए। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग टू आंसर क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, रीडिंग असाइनमेंट दे दिया और उनसे कहा कि आप जो है स्वतंत्र हो आस्क क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो ये स्कैफोल्डिंग का मतलब नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्किल्स टू स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इन देयर ओन, उनके आगे किसी कौशल का प्रदर्शन करना, फिर उनको जो है उस कौशल के आधार पर महारत हासिल, यानी उनको उस चीज़ में मास्टरी देना यानी सीखना, तो ये स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड नहीं है। 6 क्वेश्चन, डिस्ग्राफे इज कैरेक्टरिस्टिक बाय, अभी मैंने आपको बताया था डिस्ग्राफे जो होता है वो लेखन क्षमता से का विकार होता है, तो ये है आप इसका सेकंड ऑप्शन, डिफिकल्टी इन राइटिंग। 7, इन ऑर्डर टू हैव अ स्टैंड टू बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, एक अच्छा समाधान कर्ता बनने के लिए टीचर को निम्नलिखित में से किस परिक्रिया पर बल देना चाहिए। फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड प्री कॉन्सेप्शन, जो ये कह रहा है कि ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। सेकंड है आपका समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, यानी अप्रोचिंग प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड फैशन। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधीय समस्याओं में विभाजित करना। ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम, समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित, देखो जहां केवल आ गया ना, या फिर फिक्स्ड आ गया, केवल आ गया, ये सारे आपके निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें अगर हमें देखा जाए तो सेकंड और फोर्थ तो हटा ही दो, अब आपके पास फर्स्ट और थर्ड रह गया। फोर्सिंग ऑन इन्फॉर्मेशन दैट कंफर्म एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्री कॉन्सेप्शन, यानी ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों या पूर्वग्रहों की पुष्टि करे। तो ये मुझे अब इन तीनों में से आप, दोनों में से आप देख लो, बड़ी और जटिल समस्याओं की छोटी प्रबंधीय समस्याओं में को विभाजित करना। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड में सबसे बेटर जो ऑप्शन हमें लग रहा है वो थर्ड लग रहा है, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी समस्या है पहले उनको क्या करना है, छोटी यानी स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम में चेंज कर देना, विभाजित कर देना। यानी कोई बड़ी समस्या है उसको क्या करना है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था कि हमें एक फ्रैक्शन को सॉल्यूशन बताना है, फ्रैक्शन का सॉल्यूशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/3 + 1/2 उसका एलसीएम लेंगे, ये स्टेप लिया हमने, फिर उसका एलसीएम से फिर उसको मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे, और फिर उसका जो है हम जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो वही क्या है कि वो एक बड़ी जटिल समस्या थी जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कर लिया। यही हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधीय समस्याओं में विभाजित करके उसका समाधान निकालना। तो इसका सही ऑप्शन आपका थर्ड होगा। 8 पे चलते हैं। अब देखो इसमें ना दो आपको वो दे रहे हैं, एक कथन दिया है और एक कारण दिया है।
और उसमें आपको ऑप्शन दिया है कि इसमें बताओ कि क्या है। अब देखिए इसे पढ़ लेते हैं पहले। टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल्स टू कैटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। वो कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब देखो बहुसंवेदी सामग्री क्या क्या होती है। पहले सबसे पहले हमें जानना है कि समावेशी शिक्षा कक्षा क्या होती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, समावेशी कक्षा एक ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था को कहते हैं जहां सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं, अक्षमताओं, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि या अन्य विविधताओं की परवाह किए बिना एक ही सामान्य कक्षा के साथ कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो जो समावेशी शिक्षा होता है उसमें हर तरीके का बालक होता है, हर तरीके का बच्चा उसमें शामिल होता है। फिर चाहे उसमें क्षमता है या अक्षमता है, या फिर वो डिसेबल है, ठीक है, या फिर वो कोई सी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आया हो। वहाँ पे जात का, छोटे बड़े का कोई मैटर नहीं करता। उसमें सभी तरीके के बच्चे इंक्लूडेड होंगे, सभी तरह के बच्चे उसमें शामिल होंगे, और उन सबको एक साथ रखकर उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, यही हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। ठीक है, वो कह रहा है कि समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संवेदी बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अब बहुसंवेदी सामग्री क्या होती है? बहुसंवेदी सामग्री आपकी जैसे आपके रंगीन चार्ट हो गए, ठीक है, या फिर फ्लैश कार्ड हो गए, या आपका जो है मैप्स हो गए, ग्लोब्स हो गए, या फिर आपका वीडियोस जो प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो ये जो मटेरियल होते हैं ये आपकी क्या कहते हैं, मल्टी सेंसरी मटेरियल्स होते हैं। रंगीन चार्ट जैसे कलरफुल चार्ट्स है, उसके उसमें कुछ ड्रॉ करके या उसके उनको दिखा के बच्चों को उससे पढ़ाना। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा पढ़ाई का। ग्लोब के थ्रू बताना कि यहाँ पे किस राज्य, हमारे राज्य में कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आती है, नदियाँ कहाँ पे है, ग्लोब के थ्रू पढ़ाना। मैप के थ्रू पढ़ाना। प्रोजेक्टर यानी प्रोजेक्टर लगा के उनको एक वीडियो के थ्रू विजुअल्स दिखाना। ठीक है। फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, उसमें एक कार्ड होता है जिसमें एक साइड आंसर होता है और दूसरी साइड क्वेश्चन होता है, और जहाँ पे आंसर होता है ना तो वो हल्का सा हिंट देता है पीछे से। जैसे हमने फॉर एग्जांपल भाई हमने कहा कि भारत की राजधानी क्या है, तो पीछे दिल्ली लिखा हुआ होगा, तो वो क्या होगा, पहले वो क्वेश्चन जैसे पढ़ेगा तो उसको पीछे से हल्की सी फ्लैश दिखेगी, जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कुछ दिखेगा उसको, तो उसको वो हिंट मिलेगी बच्चे को कि हाँ भाई पीछे जो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो ये है। तो फ्लैश कार्ड इस तरीके की चीजें होती है। इंक्लूसिव, अब देखो अब इसमें कारण भी पढ़ लेते हैं। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मान्यकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मान्यकरण को अपनाना चाहिए। यानी इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलर मटेरियल एज वेल एज असेसमेंट स्ट्रेटेजी। भाई देखो अब जहाँ पे क्या है, हर तरीके का बच्चा शामिल है, वहां पे आप स्टैंडर्डाइजेशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मान्यकरण तो वहां होगा ही नहीं। बच्चों को क्या होगा, वहां पे आपको डिफरेंशिएट तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, यानी अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, इंडिविजुअलाइजेशन से पढ़ाना पड़ेगा। हर बच्चे का क्वेश्चन लेना पड़ेगा, हर बच्चे का विचार जानना पड़ेगा, और हर बच्चे का जो है आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। तो वहां पे आप मान्यकरण या फिर स्टैंडर्डाइजेशन का उपयोग नहीं कर सकते। वहां पे हम डिफरेंशिएशन, विविधताओं, या फिर इंडिविजुअलाइजेशन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ए तो कथन सही है, लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन।